Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So today we will cover a new topic from Unit 4 that is latest foreign trade policy. इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने हाथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठें ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। अगर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस रेगुलेशन के अंडर बनती है? वो बनती है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। किस एक्ट के अंडर बनती है? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। कितने साल के लिए बनती है? 5 साल के लिए बनती है। कब रिन्यू होती है? मतलब हर साल तो उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होती हैं, लेकिन हर 5 साल बाद 1 अप्रैल को रिन्यू होती है, ठीक है। अगर अब बात करें हम तो जो हमारी लास्ट ट्रेड पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी वो 2015 टू 20 बनी। अब हमारी जो नई पॉलिसी आनी थी वो आनी थी कब? 1 अप्रैल 2020 को। लेकिन 1 अप्रैल 2020 में क्या सिचुएशन चल रही थी? कोविड चल रहा था, जिसकी वजह से वो नई पॉलिसी आ नहीं पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, ठीक है। फिर उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया कि अब जो नई पॉलिसी आनी है 1 अप्रैल 2020 की जगह कब आएगी? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को भी नहीं आई, फिर उन्होंने 6 मंथ के लिए पुरानी पॉलिसी को फिर से एक्सटेंड कर दिया। फिर अभी भी हम वेटिंग में है कि नई पॉलिसी कब आएगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2022 में न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो क्या करती है? वो बताती है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी पॉलिसीज बना रही है जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। ताकि प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाया जा रहा है और एक्सपोर्ट को क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या आउटलाइन करती है? गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी की गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स उठा रही है, किस लिए? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। अब इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो ये क्या करती है? बेसिक फ्रेमवर्क बताती है पॉलिसीज का और स्ट्रेटेजीज का। किस लिए? कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाएगा, ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाएगा। इसे टाइमली रिव्यू किया जाता है। किस चीज़ को देखते हुए? कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में क्या सिचुएशंस चल रही हैं या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है, जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर कि इंपोर्ट को लेकर क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट करते हो तो क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये कौन बनाता है? ये बनती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर। मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहूँगी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर बनती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और ये फ्रेमवर्क, ये रूल रेगुलेशन बनाता कौन है? मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर डिपार्टमेंट होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसे हम DGFT भी बोलते हैं। ये गवर्निंग बॉडी होती है। किसके लिए, किस चीज़ को गवर्न करती है? प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दिस पैरा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर बन रही है और क्या कौन बना रहा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो पॉलिसी हमारी है, इस पॉलिसी का एम क्या होता है, क्यों बनाई जाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? फर्स्ट पॉइंट वही, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लोरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा सके। एनकरेज सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए। कैसे? कि रॉ मटेरियल का एक्सेस कैसे मिलेगा, कंपोनेंट्स हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, कैसे हम मतलब बाहर से कैपिटल गुड्स अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट तो वो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कंज्यूमेबल आइटम्स को, कैपिटल गुड्स को, टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर बताए जाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर, इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देकर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाकर,
ठीक है। नेक्स्ट इज एनकरेज स्टेक होल्डर्स टू स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, कि हमने क्या करना है, अपने यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें बताना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करें, ताकि ताकि क्या करें, वो भी एक कंपटीशन में आ सकें इंटरनेशनली। नेक्स्ट, प्रोवाइड क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, कि कि हमें क्या करना है, इस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, इस तरीके से प्रोडक्शन करनी है कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और कम से कम प्राइस पर हम उसे मार्केट में उतार सकें। अब बात करें ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी की, पॉलिसी कितने टाइम के लिए बनती है, तो मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, जो पॉलिसी होती है वो कितने टाइम के लिए बनेगी, 5 साल के लिए। अपडेट होती है हर साल। देखिए, अब टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट को देखते देखते कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो जिन जिन भी चेंजेस की ज़रूरत होती है, हर साल 31 मार्च को उसमें वो रिक्वायर्ड चेंजेस कर दिए जाते हैं। चलिए अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब क्योंकि अभी तक हमारी जो पॉलिसी चल रही है, चाहे हम 2022 के स्टार्टिंग में आ चुके हैं, अभी हमारी जो फॉलो हो रही है वो 1520 वाली ही फॉलो हो रही है, तो मैं उसके फीचर्स आपको बताना चाहूँगी। फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20। प्लीज़ कि योर नोटबुक्स ऑन, अपनी ये नोटबुक्स खोल के रखिए, ताकि आपको जो मैं ब्रीफ पॉइंट्स, छोटे पॉइंट्स बताऊँ, आप उसे नोट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये जो स्कीम है, ये इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च करी 6 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज कर कर। 6 पुरानी जो स्कीम्स चल रही थी उन्हें मर्ज किया और इस स्कीम को लॉन्च किया। और इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए जो 6 स्कीम्स मर्ज की गई, उनका क्या क्या नाम था। फर्स्ट, फोकस प्रोडक्ट स्कीम। सेकंड, फोकस मार्केट स्कीम। थर्ड, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम। फोर्थ, विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना। फिफ्थ, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। सिक्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप्ट। क्लियर। तो ये 6 जो थी आपकी स्कीम्स, इन्हें मर्ज किया गया और ये सारी 6 स्कीम्स को मर्ज कर कर एक स्कीम बना दी, और जिसको नाम दे दिया गया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, क्या था, फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब इसके अंदर क्या था, MEIS स्कीम के अंदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दी जाती थी। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स जो थी वो कितने कितने परसेंट की दी जाती थी, 2%, 3% और 5% की। ठीक है, ये 2%, 3%, 5% क्या है, ये है ड्यूटी जो मैंने बताया आपको, क्रेडिट स्क्रिप्ट, ये प्रोवाइड की जाती थी 2%, 3%, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट टू नोटिफाइड कंट्रीज। कि जो आप अपनी जो नोटिफाइड कंट्रीज, मतलब जो कंट्रीज उस नोटिफिकेशन में दी होती थी, उनको अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इतने तक का आपको क्या मिल सकता है, वहाँ पर आप ये स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकते हो, वहाँ की ड्यूटीज पे करने के लिए, टैक्सेस पे करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसे हम SEIS भी बोलते हैं। अब इस स्कीम के अंदर क्या था, अंडर दिस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वाज प्रोवाइडेड 3% एंड 5%। यहाँ 2 तरह की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड की जाती थी, एक 3% वाली, एक 5% वाली। 3% and 5% of the value of export to exporters of notified services located in India। हमने MEIS स्कीम के अंदर बात करी कि नोटिफाइड कंट्रीज ऑफ इंडिया को ही वो फैसिलिटी मिलती थी, ड्यूटी स्क्रिप्ट वाली, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वाली। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि ड्यूटी पर आपको एक तरह से इतना बेनिफिट मिल गया। यहाँ पर फॉरेन कंपनी अगर वो इंडिया में लोकेटेड है और वो एक्सपोर्ट कर रही है सर्विसेज का, तो उसे भी ये बेनिफिट दिया गया कि जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 3% या 5% उसे क्या मिल जाती थी, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। ये जो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, ये इसने रिप्लेस किया था ओल्डर स्कीम को, जिसका नाम था सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम में क्या था, सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही ये बेनिफिट मिलता था। बाहर की कंपनीज अगर इंडिया में लोकेटेड थी तो उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता था। यहाँ पर ये बेनिफिट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया टू फॉरेन कंपनीज टू, कि उन्हें भी ये बेनिफिट मिलने लगा। फिर जो नेक्स्ट हमारे जो आया था, स्पेशल प्रोविज़न फॉर MEIS एंड SEIS
पहला क्या, DCS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट विच कैन बी यूज टू पे कस्टम टैक्सेस, एक्साइज, सर्टेन फीस एटसेट्रा। अभी मैं बार बार आपके सामने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की बात कर रही थी, जिसमें मैंने बताया 2%, 3%, 5% ऑफ द अमाउंट जो कि एक्सपोर्ट कर रहे थे उसका मिल जाता था। वो यूज़ कहाँ कर सकते थे, जो DCS मिल रहा था ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, उसे आप यूज़ कर सकते थे कस्टम ड्यूटी पे करने में, टैक्सेस पे करने में, एक्साइज ड्यूटी पे करने में, और कुछ जो भी सर्टेन फीस वगैरह चार्ज होती थी ड्यूरिंग एक्सपोर्ट उसे पे करने में। अब अगर हम DCS की बात करें, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट और गुड्स इंपॉर्टेंट अंडर DCS आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये जो DCS है, ठीक है, और जो हम DCS स्कीम के अंडर गुड्स को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, फिर से एक्सपोर्ट करेंगे, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल था, उनके ऊपर ऐसे कोई रोक टोक नहीं थी। नेक्स्ट स्कीम वाज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंदर क्या था कि यू हैव टू एक्सपोर्ट 6 टाइम ऑफ ड्यूटी सेव, कि जितनी आपने ड्यूटी सेव की है उसका 6 गुना आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसे बाद में रिड्यूस करके 75% ऑब्लिगेशन कर दिया, लेकिन क्या, इफ यू प्रोक्योर डोमेस्टिकली सॉरी सॉरी। तो ये क्या है कि देखिए, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम कैपिटल गुड्स इंडिया से ही इंपोर्ट करें या फिर हम कैपिटल गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम कैपिटल गुड इंडिया से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से ही लेकर हम फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, देन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें 4.5 वेरी सॉरी 4.5 टाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा उसका, हमें 4 टाइम्स जितना हमें फ्री मिला है ना, ड्यूटी फ्री मिला है, उसका 4 टाइम्स हमें बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें बाहर से कुछ हमने परचेज किया और हमें कुछ एग्जाम्पशंस मिली है ड्यूटीज़ में, तो हमें उसका 6 गुना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम कि एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया तो उसका 6 गुना, और उस पर जो आपको सेविंग्स मिली उसका 6 गुना आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और इंडिया से ही आपने कैपिटल गुड्स उठाई हैं तो उसका 4.5 गुना आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी, जैसे कि ऑनलाइन फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट 24/7 सर्विसेज, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने गवर्नमेंट को देने होते थे उसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट कर दी। आप 24 घंटे 7 दिन, ये नहीं है कि सैटरडे संडे ऑफ हो गया, 7 के 7 दिन आप ये फिल कर सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड करी, जैसे सेक्रेटरीज होते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, वो ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते थे डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको पहले हार्ड कॉपी पर साइन चाहिए होंगे फिर आप अपलोड करेंगे, आप डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट्स को ही अपलोड कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड। तो ये क्या है कि जो एक्सपोर्टर, कौन कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन इंपोर्ट कर रहा है, उनका प्रोफाइल क्रिएट कर लिया गया। इससे क्या फ़ायदा मिला कि आप बार बार एक्सपोर्ट करते हो तो बार बार आपको सारी अपनी एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार एंटर कर दिया, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया, उसके थ्रू आप बार बार जो भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्ट्स वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस। आपने कोई भी पेमेंट, कोई भी ड्यूज क्लियर करने हैं गवर्नमेंट के, तो आप ऑनलाइन उसे पे कर सकते हैं। नेक्स्ट 108 108 MSME का क्लस्टर बना दिया गया। MSME मैंने आपको कराया हुआ है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका क्लस्टर मतलब ग्रुप बना दिया गया। तो यहाँ पर जहाँ पर वी आर आइडेंटिफाइड फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन, कि उनका क्या फोकस है, उनका फोकस मेनली एक्सपोर्ट। एक स्कीम और चलाई गई जिसका नाम था निर्यात बंधु स्कीम।
निर्यात बंधु स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया गया। किस लिए रीस्ट्रक्चर किया गया? ताकि स्किल इंडिया के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके। अब निर्यात बंधु स्कीम के अंदर क्या था? निर्यात बंधु स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 2011 में, 2011 में। ये जो निर्यात बंधु स्कीम का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, वो मेंटरशिप प्रोवाइड करना था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, कि कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनको उससे रिलेटेड ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते थे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। अब हम बात करते हैं हमारी आने वाली पॉलिसी 2021 टू 26 जो आने वाली थी, जो इम्प्लीमेंट होती एक्चुअल में 2021 में, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई और मोस्ट प्रोबेबली वो इस साल इम्प्लीमेंट हो जाए। तो देखिए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। अब नई पॉलिसी आएगी तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी नई पॉलिसी से। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन, इंडिया को यूएस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना, कि हमारी इंडिया इतना ग्रोथ कर ले, इतना एक्सपोर्ट कर दे कि इंडिया क्या बन जाए, अपने आप में ही बहुत बड़ा, एक तरह से हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक हब बन जाए। सेकंड पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब। अब यहाँ पर क्या इन्होंने स्कीम के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सपोर्ट से रिलेटेड हब बन जाए, ताकि जो पहले कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में होता था, वो हट करके हर डिस्ट्रिक्ट को वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है आपका करेक्टिंग इम्बैलेंस विद इन इंडिया। जो इम्बैलेंस चल रहा था, कि जैसा कि हम बार बार बात करते हैं, द रिच सिटीज़ और रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर एरियाज हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं। तो वो इम्बैलेंस है, वो उस इम्बैलेंस को ख़त्म करना। बहुत सारे पॉइंट्स और ये चाह रहे हैं कि इस पॉलिसी में आए, जैसे कि सब्सिडी को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, सब्सिडी की जगह टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें। ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर हम देखें आफ्टर कोविड जो स्कोप है, जो एरियाज़ हैं, वो कौन सी सेक्टर के लिए खुले? एक डिजिटल सेक्टर्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। तो इनका ये एक मोटो, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव ये भी डाला हुआ है कि ई कॉमर्स में और डिजिटल पेमेंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड जो है वो पर्सपेक्टिव को, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएँ। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन है। आई होप कि जब नई पॉलिसी आएगी तो वो एक्सपेक्टेशन हम ये फुलफ़िल कर पाएँ, और इन डेप्थ और पढ़ेंगे जब हमारी ये नई नई पॉलिसी हमारे हाथ में आ जाएगी। इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ ख़त्म। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछिएगा, ठीक है? आई एम सॉरी कि बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो गया ड्यू टू माय हेल्थ इश्यू। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन रीच टू मी एट माय व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन post your questions in comment box. Thank you so much.